तो हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनएसआर। एनएसआर का मतलब समझते हैं आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन क्या होती है। उस मैकेनिज्म में हमने सीखा था कि जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में हमें गेट होता है। ठीक है, अब इसका हमें कुछ क्या पढ़ना है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक इसमें बनेगा आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या टॉपिक बनेगा प्यारे बच्चों इसमें आपका? ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होता है, इसका दो चीजों से हम पता कर सकते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा या उसमें प्रेजेंट कायरल कार्बन के द्वारा। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल के द्वारा पता करेंगे तो हमारे पास में कोई ऑर्डिनरी लाइट होगी, ये एक निकोल प्रिज्म होगा, और एक प्लेन पोलराइज लाइट होगी हमारे पास में। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? जो एक ही डायरेक्शन में हमारा वाइब्रेशन करती है। ठीक है, और जैसे हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल होगा, जो सैंपल होगा, अगर ये लाइट उस पर हिट होती है तो या तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये इनएक्टिव होगा तो ये रोटेशन शो नहीं करेगा, बट अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये दो टाइप का रोटेशन शो करेगा, जिसको हम पहले वाले को क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे, लिवो रोटेटरी। ठीक है, तो जैसे ही लाइट इस पर हिट होगी तो ये लाइट रोटेट करेगी, या तो डेक्स्ट्रो और लिवो। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए आप कि जो डेक्स्ट्रो होगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और जो लिवो रोटेटरी होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एसिमेट्री एंड कायरलिटी। ठीक है, एसिमेट्री एंड कायरलिटी, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दो इमेज बनी हुई है यहाँ पर हाथ की। ठीक है, ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास हाथ है और एक हाथ ये है, तो ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, बट अगर मैं इसको इस हाथ को इसके ऊपर रख दूं बिल्कुल, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सुपर इम्पोज इमेज बन जाएगा। मतलब अगर ये सेम उसको कवर कर पा रहा है तो ये सुपर इम्पोज होगा, और कवर नहीं कर पा रहा है तो ये आपका क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोज। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और ये बीकर, ये आपको फ्लास्क दिख रहा होगा, कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क आपको ये दिख रहा होगा, ये एक दूसरे के क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। क्यों? अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो ये उसको कंप्लीटली कवर कर लेगा, तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। और जो उसको कवर नहीं कर पाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कहेंगे। तो ये जो आपका इमेज है ये एसिमेट्रिक इमेज है, और ये वाला इमेज जो है आपका ये कैसा है, सिमेट्रिक इमेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एसिमेट्री एंड कायरलिटी। देखिए, कायरलिटी क्या होती है, कोई भी ऐसा कार्बन एटम जहां पर उसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हों, जैसे ए बी डी और ई, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो कार्बन यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस पर एक ग्रुप लगा है ई, एक ए है, एक बी है यहाँ पर, और एक दूसरा क्या है, डी। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, और ये ऑप्टिकली इमेज बनाएगा, मतलब ये उसका मिरर इमेज शो करेगा। क्यों? अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं तो यहाँ पर डी इसके डी को कवर नहीं कर पाएगा, इसका ए इसके ए को कवर नहीं कर पाएगा, मतलब ये रोटेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है एक दूसरे के, तो वो कैसा क्या मतलब क्या शो करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक करेंगे इसमें रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमिसेशन। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। यहाँ पर एक ग्रुप डब्ल्यू है, एक एक्स है, एक डी है, और एक क्या है, जी जेड है। ठीक है, तो ये कार्बन कैसा है, इसमें कायरल कार्बन है। तो ये मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, रिटेंशन कब शो करेगा, इन्वर्जन कब शो करेगा, रेसिमिसेशन प्रोसेस कब शो करेगा, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए स्लाइड है, इसमें आपको दिख रहा होगा रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमिसेशन, तीनों को एक साथ में कवर किया हुआ है। वही मॉलिक्यूल यहाँ पर कवर किया हुआ है जो हमने पीछे आपको दिखाया था। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में एक ग्रुप एक्स है जो कि हेलोजन होगा, डी है आपका, जेड है, और एक डब्ल्यू है। ठीक है, यहाँ पर एक्स को रिप्लेस किया जा रहा है किसकी हेल्प से, वाई की हेल्प से। तो एक्स कहाँ पर है आपका, अभी लेफ्ट में है, और वाई इसको हटा करके कहाँ पर आ गया, राइट में आ गया। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होगा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जिस साइड से एक्स को हटाएंगे उस साइड से ही अगर वाई को ऐड करेंगे तो वो फॉर्मेशन जो होगा हमारा, उसको हम बोलेंगे रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन या रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आई? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में से हमने किसको हटाया, हैलोजन को हटाया। अगर उस हैलोजन को हटा करके जो वाई ग्रुप है उसको हटा करके उसके अपोजिट साइड में जाकर के ऐड होता है, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर वो वाई उसी ही साइड पर आकर के ऐड होता है
तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसको प्यारे बच्चों? रिटेंशन प्रोडक्ट। और अगर हमारे पास ये जो एक्स हटने के बाद में वाई जो आपका उस पर ऐड हुआ है, अगर ये दोनों प्रोडक्ट बनाता है ए और बी, दोनों कौन कौन से? इन्वर्जन और रिटेंशन, दोनों का इक्वल अमाउंट उसमें देता है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? रेसिमिसाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेसिमिसाइजेशन कहेंगे। और जो मिक्सचर हमारा होगा उस मिक्सचर को बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको? रेसिमिक मिक्सचर। ये किसका मिक्सचर होता है? इन्वर्जन और रिटेंशन का। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, मॉलिक्यूल यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया है इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मैंने आपको समझा दिया था, जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं तो ये सुपर इम्पोज हो गया, ये इसने मतलब सारी की सारी फिंगर इस पे कवर हो गई है। बट अगर मैं हाथ को ऐसे रखूं तो ये नॉन सुपर इम्पोज होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में कोई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? इनएंशियोमर होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड हमारे पास कार्बन, इसमें कायरल कार्बन है ये। ठीक है, और ये एक ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा है। ठीक है, तो ये डी लैक्टिक एसिड, डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल फॉर लिवोरोटेटरी, ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के हैं ये क्या है? एक दूसरे के इनएंशियोमर। ठीक है, इसके बाद टॉपिक हमारा है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स। ये हमने पीछे भी पढ़ा था और एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको हम। न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ पे कोई लिया हुआ है, यहाँ पर कोई हेलोजन इसके पास लगा हुआ है जो कि एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बैक साइड से कार्बन पर अटैक करेगा और उसमें से हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? SN2 मैकेनिज्म कहेंगे। और SN2 मैकेनिज्म जो होती है ये आपकी क्या होती है? सिंगल स्टेप। क्या होती है बच्चों? ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये एग्जांपल दिया हुआ है SN2 मैकेनिज्म का। देखिए इस कार्बन पर इस OH ने कहां से अटैक करा? बैक साइड से अटैक करा, तो OH कहां पे आ गया? बैक साइड से। ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई? इन्वर्जन की। ठीक है, उसके बाद अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं आपके लिए, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास तीन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन होंगे आपके? 3 हाइड्रोजन। तो मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों? कार्बन वही कायरल होगा जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप देखेंगे तो ये वाला कार्बन आपका कायरल हो जाएगा, एक तो ये वाला कार्बन नहीं होगा, एक कार्बन ये भी नहीं होगा, ये वाला कार्बन कायरल हो जाएगा। और आपका इसमें क्या ये वाला कार्बन कायरल हो सकता? नहीं, क्योंकि यहाँ भी मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, तो यहाँ पर कायरल कार्बन होंगे, एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया। टोटल कायरल कार्बन कितने होंगे इसमें? 2। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं डबल बॉन्ड वाला है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर बात करेंगे इस पर एक हाइड्रोजन, यहाँ वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट, मतलब ये वाला कार्बन कायरल हो गया एक तो इसमें। और अगर इस वाले कार्बन की बात करेंगे यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, तो ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा। इसमें भी कितने कायरल कार्बन होंगे? 2, और 2 ही इसमें होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए SN2 रिएक्शन के कुछ पॉइंट हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, होती है ये। दूसरा क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। आपको बताया था कि रिएक्शन का जो रेट था वो डिपेंड था किस पर? सबस्ट्रेट पर डिपेंड था, और किस पर डिपेंड था? आपका न्यूक्लियोफाइल पर। याद है आपको? ठीक है, ये दोनों पर डिपेंड था। तो ऑर्डर कैसा निकालते हैं हम? ऑर्डर निकालते हैं, इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 = कितना आ गया? 2। तो ये रिएक्शन कितने ऑर्डर की हो गई? सेकंड ऑर्डर की। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। इसमें एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, आपका SN2 में समझाया था पिछले लेक्चर में। उसके बाद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है। अगला पॉइंट क्या है? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। इसमें कुछ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो मैंने आपको अभी समझाए थे। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर जो SN1 होती है उसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, SN2 को बाईमोलिकुलर बोलते हैं। और SN1 जो होती है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। रीजन क्या है? यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट होती है वो डिपेंड करती है केवल जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है उसमें
उसमें बनने वाले कार्बोकेटाइन पर, ठीक है, उसमें बनने वाले कार्बोकेटाइन पर। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट, यहाँ पर किस पे डिपेंड होती है केवल ये सबस्ट्रेट पर, दैट इज हेलोएल्कीन। जो हेलोएल्कीन में जो आपका रिएक्शन में हेलोएल्कीन होता है केवल उस पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे किसके, सबस्ट्रेट के। यूजुअली परफॉर्म इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में ये परफॉर्म होती है। अगला पॉइंट क्या है, रिएक्शन फॉलोज टू स्टेप मैकेनिज्म, ये दो स्टेप को फॉलो करती है। कितने स्टेप को फॉलो करती है ये, दो स्टेप को, ठीक है। अब इसके हम स्टेप समझेंगे वन बाय वन करके। देखिए पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर कोई कार्बन होता है जिस पर 3 ग्रुप लगे हैं, 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ए बी डी और एक्स। एक्स क्या है, कोई एक्स यहाँ पे आपका है हेलोजन। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है ये, फर्स्ट स्टेप। और ये कैसा होता है, स्लो। कैसा होता है बच्चों, स्लो। इस स्टेप को आरडीएस के नाम से भी जाना जाता है। आरडीएस का मतलब जानते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप। क्या होता है ये, रेट डिटरमाइन स्टेप। और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन आपका जनरेट होता है, फॉर्म होता है, वो कैसा फॉर्म होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो कि शेप कैसी होती है उसकी, प्लेनर। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा सेकंड स्टेप। उसमें क्या होगा, देखिए ये जो कार्बोकेटाइन हमारे पास में था, इसका एक ऑर्बिटल फ्री हो गया यहाँ पे। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसके बैक और फ्रंट दोनों साइड से अटैक करेगा, जहां पर ये एक मिक्सचर को फॉर्म करेगा। मिक्सचर में कौन कौन से मतलब हमें कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेंगे, इन्वर्जन और रिटेंशन। इन्वर्जन और रिटेंशन मतलब जब न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अगर बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन गेट होगी, और अगर वो राइट साइड से अटैक करेगा तो हमें रिटेंशन प्रोडक्ट गेट होगा। और इस मिक्सचर को क्या बोलते थे सर हम, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे, रेसिमिसाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है SN1 और SN2 में। देखिए SN1 क्या होती है आपकी, SN1 आपकी अभी आपको समझाया है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, या आपकी सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, या आपकी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पर कौन फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो वो भी कितने कार्बन मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड वाला, पेंटावेलेंट वाला। उसके बाद इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। जो SN1 मैकेनिज्म होती है उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बट इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, किसमें, SN2 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर जो मतलब हमारी रिएक्टिविटी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, वो डिपेंड्स होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज्यादा उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। बट यहाँ पर किस पर डिपेंड होती है, यहाँ पर डिपेंड होती है ट्रांजिशन स्टेट पर या स्टेरिक हिंड्रेंस पर। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ज्यादा उसमें क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या टॉपिक आएगा आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए, एलिमिनेशन के नाम से ही आप समझ गए होंगे, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या होगा, इसका दूसरा नाम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी होता है। आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे अल्फा से तो हटेगा हेलोजन, अल्फा से किसको हटाना है, हेलोजन को, और बीटा से हटाना होता है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे हम, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जब कोई हेलोजन अल्फा से हटेगा और हाइड्रोजन बीटा से हटेगा तो उसको क्या नाम देंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में कोई हेलो एल्केन कंपाउंड दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, जिसमें इस कार्बन पे हेलोजन लगा है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर रिएजेंट लगेगा अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें मैकेनिज्म क्या होती है वो आप समझ लीजिए। ये जो आपके पास कार्बन दिया हुआ है यहाँ पे एक पे हाइड्रोजन है, दूसरे पे क्या है, हेलोजन। जब आप यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज करोगे, देखिए बच्चों जो अल्कोहलिक KOH होता है, मैं आपको बता दूं, अगर अल्कोहल की हम बात करें तो वो ROH होता है, और KOH की बात करें तो KOH आपको पता ही है बेस होता है ये K+ और OH-। और ये जो अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इसका H और इसका OH मिलकर के क्या बना लेंगे, यहाँ से H2O, इसका K+ बचा यहाँ पे और RO- बचा। अब आपको पता होगा अल्कोहल जो होता है एक वीक एसिड होता है, बट वीक एसिड का कंजुगेट बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो गया, RO-,
और बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को गेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आएगा बेस, जो कि कौन है, RO माइनस, जो यहाँ से एक प्रोटॉन को लेगा, कहाँ से, बीटा कार्बन से। बेटा ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, और उसके साइड वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, हेलोजन, और इसके साइड वाला कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, तो जैसे ही हाइड्रोजन का एलिमिनेशन यहाँ से बेस के द्वारा होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन कार्बन में क्या आ गया यहाँ से बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया। और इस कार्बन पे कितने बॉन्ड फ्री बचे, 2 बॉन्ड। अब ये RO माइनस ने यहाँ से H को निकाला, तो ये बन गया आपका ROH। और इस X माइनस को किसके साथ में निकालना है, यहाँ पे K प्लस के साथ में, तो यहाँ से निकल जाएगा KX। ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी, ठीक है। मैकेनिज्म आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो आपका एल्कोहलिक KOH होता है, उसमें अल्कोहल और KOH मिलकर के क्या बना लेते हैं, K प्लस और RO माइनस, जिसमें से कि RO माइनस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, और वो बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन को खींचता है और बना लेता है अल्कोहल। और K प्लस जो होता है वो अल्फा से हैलोजन को हटाता है, और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब वहां पे एल्कीन देखने के लिए हमें मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें इसी रिएक्शन में आपका एक कॉन्सेप्ट लगेगा जिसको हम बोलते हैं सेट-जैफ रूल। क्या बोलते हैं उसको हम, सेट-जैफ रूल। देखिए सेट-जैफ रूल क्या होता है, सेट-जैफ रूल ये बोलता है कि हाइड्रोजन एटम वहां से, मतलब हाइड्रोजन एटम वहां से हटाना है, उसे कार्बन से हटाना है जहां पर आपका जो एल्कीन होगा वो स्टेबल होगा। अब स्टेबल अनस्टेबल का कैसे पता लगेगा, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा। अल्फा क्यों होगा, क्योंकि इस पे हैलोजन लगा है। तो प्यारे बच्चों इसमें तो आप आंखें बंद करके लगा दोगे कि इसका आंसर सर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास में कंडीशन ऐसे है कि एक के पास में जो कार्बन, मतलब हमारा जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, एक के पास जो बीटा कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है ना। तो अब कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट कौन सा बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी को। इसको देखना होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी को। तो प्यारे बच्चों बीटा कार्बन एक ये है, बीटा कार्बन एक ये है। अल्फा से तो हैलोजन हटेगा, बीटा से कौन हटेगा, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ से हट सकता है और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से हट सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा आपका, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा मेरे प्यारे भाई, इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा। और अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटाता हूं तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा। ये बन गया। अब इन दोनों में हमें चेक करना है कि एल्कीन कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। ये मेजर और माइनर का पता लगेगा स्टेबिलिटी से। किससे पता लगेगा, स्टेबिलिटी से। अब इसमें कैसे पता लगेगा, देखिए जो हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वो हमारे मेन कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हमारे ये हो गए इसमें, ठीक है। अब आप देखोगे तो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन हमारे हैं उनके साइड वाले कार्बन जो होंगे उनके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होंगे, ये अल्फा ये अल्फा, और कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर 3 और 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो भाई मेरे प्यारे भाई इधर तो कोई भी कार्बन है नहीं, लेकिन इधर को एक कार्बन है जिसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। आपने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ा होगा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में ये समझाया जाता था कि जहां पर जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस एल्कीन में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो एल्कीन कौन ज्यादा स्टेबल होगी हमारी, ये वाली। और जब ये ज्यादा स्टेबल होगी तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो मेजर होगा और ये वाला हमारा माइनर होगा। इस ही रूल को क्या बोलते हैं, सेट-जैफ रूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेट-जैफ रूल, ठीक है। सेट-जैफ रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन बनानी है जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हों, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन हेलोएल्कीन की हमारी क्या है, विद मेटल। किसके साथ में है, विद मेटल। और मेटल में पहला टॉपिक क्या है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। अगर एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ में ड्राई ईथर के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर ट्रीट करते हो तो वहां पे क्या बनता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको क्या नाम दिया जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिसको किन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने।
इनके नाम पर ही इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आपका वन एंड ओनली ऐसा रिएजेंट है जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। इस यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा, एल्डिहाइड है 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा, एसिड या एनहाइड्राइड है 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा, अल्काइल साइनाइड है तो कीटोन बना देगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप इससे इसकी हेल्प से उनको बना सकते हैं, इसकी हेल्प से आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि प्यारे बच्चों वो क्या है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं इसमें मैग्नीशियम पे होता है पार्सल पॉजिटिव, आर पे होता है पार्सल नेगेटिव, और ये जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आर की बात करूं तो आर आपका क्या होगा, यहाँ पे अल्काइल होगा या अराइल भी होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो हेलोजन होगा आपका वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। और जैसे ही इन हेलोजन को यहाँ पर पुट करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर बनेगा RMgCl, RMgBr और RMgI। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन वाला होगा, उसके बाद ब्रोमीन वाला, देन सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, क्लोरीन वाला। और एक पॉइंट और, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करना चाहिए। should be prepared in only anhydrous condition because it is highly reactive and it will react with moisture and form alkane। अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर ये मॉइस्चर के प्रेजेंट में आएगा तो मॉइस्चर में आपको पता होगा वाटर की कुछ ड्रॉप्स होती हैं, वाटर का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, इसमें H+ भी होगा और H- भी होगा, है ना। तो आपको पता ही है आर पे क्या है पार्सल नेगेटिव, Mg पे क्या है पार्सल पॉजिटिव, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ में क्या बना लेगा RH, और ये जो OH आपका कहाँ चला जाएगा Mg के साथ में चला जाएगा जो कि आपका बाई प्रोडक्ट होगा। और ये जो RH आपका बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे एल्केन। तो प्यारे बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसको हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में जाकर के रिएक्शन करके एल्केन बना लेता है। खाली मॉइस्चर ही नहीं, जितने भी प्रोटॉन सोर्स होते हैं सभी के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ये एल्केन बना लेता है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद टॉपिक हमारा रहेगा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ये भी एक रिएक्शन है हमारी, कौन सी वाली, रिएक्शन विद मेटल का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो जब हमारा एल्काइल हैलाइड क्या है जिसमें एक एल्काइल है और एक हैलोजन है, वो रिएक्शन करेगा सोडियम से। जब एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां पे फॉर्मेशन किसकी होगी बच्चों, एल्केन की। देखिए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का ये वाला एल्काइल, दूसरे एल्काइल हैलाइड का ये वाला एल्काइल, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे और सोडियम हैलाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, जो कि क्या होता है मॉइस्चर से फ्री होता है। जो ड्राई ईथर है आपका वो कैसा होता है, मॉइस्चर से फ्री होता है। सॉल्यूशन गिव हायर एल्केन्स, वो क्या गिव करते हैं, हायर एल्केन्स गिव करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप आपस में ऐड हो गए हैं और एक एल्केन की इसमें फॉर्मेशन हो गई है। इस अल्काइल हैलाइड का पहला अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल हैलाइड के दूसरे अल्काइल से आपस में ऐड हो गया है और वहां पर एक एल्केन की फॉर्मेशन इसने कर ली है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, वुड्स रिएक्शन कहेंगे। अब इस वुड्स रिएक्शन के कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि आप पहला पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, होल्ड्स गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो एल्केन बनता है इसमें वो इवन नंबर कार्बन एटम में आपका एल्केन फॉर्म होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इवन नंबर में कार्बन एटम का आपका एल्केन यहाँ पे फॉर्म होता है। दूसरा पॉइंट, नॉट प्रिफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन, मतलब ऑड नंबर कार्बन के एल्केन बनाने के लिए ये वाला जो मेथड है इसको प्रिफर्ड नहीं किया जाता। यहाँ पे आपके जो ऑड नंबर वाले कार्बन होते हैं, जैसे कि 3 कार्बन का एल्केन हो गया, 5 कार्बन का एल्केन हो गया, 7 का हो गया, 9, 11 स्टेप से जो आपके ऑड नंबर है उनमें यहाँ पर आपका एल्केन फॉर्म नहीं होता, उसके लिए इस मेथड को यूज नहीं किया जाता। उसका भी एक रीजन है, मैं अभी आपको समझाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है इसमें, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इज फॉर्म्ड,
इस वाले केस में जो थर्ड वाला केस, जो सेकंड वाला केस आपका है, इस वाले केस में क्या होता है, एल्केन का मिक्सचर फॉर्म होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे फॉर्म होगा वो हमें अगले पेज पे देखना है। ठीक है, देखो सपोज करो मैंने यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड लिया जिसमें RX है, इसको सोडियम से रिएक्ट करवाया दूसरे अल्काइल हैलाइड से, यहाँ पर क्या लिया R डैश, प्रेजेंस किसकी होगी यहाँ पे, ड्राई ईथर की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो सोडियम होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता और बनाता है यहाँ से सोडियम प्लस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जाता अल्काइल हैलाइड पर, जो कि कहाँ जाएगा, अल्काइल ग्रुप पर, और यहाँ से हैलोजन को रिलीज करा देगा। R पे क्या आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस X माइनस। अब ये जो R का रेडिकल है सेल्फ कॉम्बिनेशन करके क्या बना लेगा, R सिंगल बॉन्ड R। सिमिलर एक इलेक्ट्रॉन और होगा क्योंकि सोडियम के यहाँ पे कितने एटम लगते हैं, 2 एटम, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। अब हमारे पास में दूसरा कौन है, अल्काइल, ये R डैश X है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस R डैश X से रिएक्शन करेगा ये, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही R डैश X के पास, R डैश के पास में आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएंगे, X के पास में, तो यहाँ से बनेगा R डैश का रेडिकल प्लस X माइनस। अब ये जो R डैश का रेडिकल है सेल्फ कॉम्बिनेशन करके क्या बना लेगा, R डैश सिंगल बॉन्ड R डैश। उसके बाद एक प्रोडक्ट और बनेगा जो कि R रेडिकल से और R डैश रेडिकल से मिलके बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, R डैश। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितने बने, 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितने बने, 3 एल्केन यहाँ से आपके ऑब्टेन्ड होंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल में कहूँ आपसे, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, देखो एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3Br प्लस सोडियम, और यहाँ पे ले लिया CH3CH2Br, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो बच्चों CH3 का रेडिकल CH3 के साथ में कॉम्बिनेशन के करके क्या बना लेगा, ईथेन बना लेगा, प्लस इसका रेडिकल इसी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ब्यूटेन बना लेगा। और अगर ये रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से प्रोपेन। तो यहाँ पे कितने एल्केन बने, 3 एल्केन बने, और इसमें ऑड नंबर वाला जो एल्केन है वो मेजर होगा, बट वो मिक्सचर के साथ में ऑब्टेन हो रहा है इसमें, तो इसलिए इस मेथड को ऑड नंबर कार्बन के एल्केन बनाने के लिए प्रेफर्ड नहीं करते, क्योंकि उस केस में क्या होता है, एल्केन का मिक्सचर फॉर्म होता है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है बच्चों, इसमें मिक्सचर फॉर्म होता है। इसका एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, आ मिक्सचर ऑफ ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन होता है बच्चों ब्रोमोइथेन क्या होगा यहाँ पे, CH3CH2Br एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा CH3CH2CH2Br। ये रिएक्शन करते हैं आपका सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहाँ पे आपका आगे से बोलता है, ये क्या बोलता है, इज रिएक्टेड विद सोडियम इन इथरल मीडियम, ईथर के मीडियम में ये रिएक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट, इन 4 में से कौन सा इसमें से प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड नहीं होगा। देखिए आप एक बात बताइए, इसका रेडिकल अगर सेल्फ कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, क्या बनाएगा, ब्यूटेन। क्या बनाएगा, एन ब्यूटेन। अगर 3 कार्बन वाला खुद सेल्फ कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या बनाएगा, 3 का डबल कर दो कितना हो जाएगा वो 6 में क्या बनेगा आपका वो हेक्सेन। और अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल क्या बना लेगा, 5 कार्बन के एल्केन बना लेगा यहाँ से। और 5 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे पेंटेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बना, पेंटेन बना, ब्यूटेन बना और हेक्सेन बना। मतलब ब्यूटेन भी बन रहा है, हेक्सेन भी बन रहा है और पेंटेन भी बन रहा है, बस इसमें हेप्टेन नहीं बन रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेप्टेन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, हेप्टेन। ठीक है, उसके बाद आगे के टॉपिक हम अगले लेक्चर में फिनिश करने वाले हैं, जिसमें कि आपका होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन और रिएक्शन विद मेटल ऑफ हेलोएरिन। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, देन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो कि आपके सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है।